कांग्रेस सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसान कर्ज माफी की घोषणा कर दी। इसके लिए अब सरकार को 18,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। वक्त पर सरकार राशि का इंतजाम नहीं कर पाती है तो किसानों को आगे बैंकों से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऋण माफी के पेटे अगर बैंक के माध्यम से ऋण माफी की जाती है तो सहकारी बैंकों को धन और पूंजी उपलब्ध कराया जाना की सख्त दरकार है। तो जो भी ऋणी किसान हैं उन्होंने बैंकों को ऋण चुकता करने, रिकवरी करने से कोताही बरतना या अपना हाथ तंग करना शुरू कर दिया है और ये स्वाभाविक बात है। आप और हम भी होंगे और जब ये हमको आशा होगी कि मेरा ऋण माफ होना है तो मैं क्यों बैंक को ऋण का भुगतान करूंगा। जब बैंक को ऋण का भुगतान नहीं हो रहा है तो बैंकों की रिकवरी नहीं आ रही है। जब बैंकों को रिकवरी नहीं आ रही है तो बैंक का जो लिक्विडिटी है, बैंक के जो धन की उपलब्धता है, बैंकों की जो तरलता है, वो दो तरह से जरूरी होती है। एक तो समय पर नाबार्ड को रिपेमेंट करना होता है, दूसरा अगले फसली ऋण के लिए किसान को फिर ऋण सुविधा उपलब्ध करानी होती है। और इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं उससे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंकज मीणा जी। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। 2013 में चुनाव जीतने के बाद वसुंधरा राजे जी ने कई बार 5 सालों में प्रदेश की जनता को याद दिलाया कि कांग्रेस जब गई तो वो सरकारी खजाने का बेड़ा गर्क करके गई थी। आपने जाते जाते क्या किया? मुझे सुन पा रहे हैं पंकज जी आप? लगता है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल स्थिति पानी की तरह साफ है कि कर्ज माफी की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन जैसे जैसे कवायदें आगे बढ़ रही हैं बैंक उलझन से पशुपेश में और पशुपेश से परेशानी की ओर बढ़ते साफ दिखाई दे रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी, जो कि राजस्थान में सत्ता बदलने में जिसने बड़ी भूमिका निभाई, उससे बैंक काफी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत जरूर मिली, लेकिन सहकारी बैंकों की आर्थिक सेहत पर भारी असर पड़ रहा है। दरअसल पिछली सरकार ने 8,000 करोड़ की ऋण माफी की घोषणा की थी, लेकिन 2,000 करोड़ की राशि के लिए ही प्रावधान किया गया। बाकी के जो 6,000 करोड़ थे वो सरकारी गारंटी पर एनसीडीसी से कर्ज लेने को कहा गया। एनसीडीसी से 8.60% की ब्याज दर पर कर्ज लिया गया, जबकि किसानों का जो कर्ज माफ हुआ उस पर 0% का ब्याज था। अब सरकार की ओर से सहकारी बैंकों को अभी पैसा नहीं मिला है। सहकारी बैंकों को इस बीच एनसीडीसी को राशि चुकानी है। सहकारी बैंकों को तय समयावधि में राशि का पुनर्भुगतान भी करना होता है। बहरहाल एक बार फिर हम अपने गेस्ट से जुड़ेंगे और सूरजभान आमेरा जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं कोऑपरेटिव बैंक यूनियन के। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पंकज जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि 2013 में चुनाव जीतने के बाद वसुंधरा राजे जी ने 5 सालों में प्रदेश की जनता को बार बार याद दिलाया कि कांग्रेस सरकारी खजाने को बर्बाद करके गई थी। फिर आपने क्या किया? बेड़ा गर्क। देखिए, बड़ा स्पष्ट है 2013 के अंदर जो हमको सरकार जब विरासत में एक कर्ज में डूबी सरकार, एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की हमको इस राजस्थान की जो स्थिति मिली उसको सुधारने में निश्चित रूप से समय लगा। क्या सुधारा सर? बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे बिजली सेक्टर की बात करें, सरकारी खजाना तो अब भी उसी स्थिति में है कि वो किसी चीज को सह ही नहीं पा रहा। 2008 से 13 नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल निराधार आरोप है। किसानों की कर्ज माफी 2018 में करने के लिए हमने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया और उसी कारण से हम 7,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया और उस 7,000 करोड़ से सीधा सीधा राजस्थान के 25 लाख किसानों को लाभान्वित हुए। सर, 8,000 में से सरकार ने कितना दिया था? कांग्रेस जो ही सरकार में आई 6,000 करोड़ का तो एनसीडीसी से कर्जा लेने को कहा गया। सरकार के टाइम पे पूरा
हमने चाहे कर्जा लेने की बात हो, चाहे आपने उसका आर्थिक प्रबंधन करना किसी भी प्रकार से करना हो, परंतु किसानों को हम किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। किसानों को जो राजस्थान में जो दुर्गति हो रही थी और किसान जो परेशान था उसको कर्ज से मुक्त कराने के लिए अरे सर शुक्रिया, प्रयास किया। उसके लिए चाहे शुक्रिया। किसानों की जो दुर्गति हो रही थी 2018 में जाकर आपको दिखी और फिर आपने ये 2018 में डिसाइड किया कि उस दुर्गति को दूर करने के लिए हम किसी चीज को आड़े नहीं आने देंगे। मतलब 2013 से 2018 तक किसान दुर्गति से जी रहे थे, पूरे 5 साल आप ये कह रहे हैं। ठीक है पंकज जी, किसानों के लिए काम किया। नहीं बिल्कुल। आरसी चौधरी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे ये बताइए, आपसे जब भी कहा गया कि कर्ज माफी कैसे करेंगे तो आपने बता दिया कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन वो पैसा कहां से लाएंगे जब ये पूछा गया तो उस सवाल को टाल दिया जाता था एक अजीब से जवाब के साथ। अब क्या जवाब है आपके पास ताकि बैंक भी खुश रह सकें? निश्चित रूप से बैरागी जी, जिस चीज की आप जो जिक्र कर रहे हैं और जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि इस राज्य का खजाना खाली कर दिया, निश्चित रूप से भी वो तथ्य अगर आप सामने रखेंगे, हम तो एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रदेश की दुनिया है वो जानती है और आपको एक अच्छे एंकर के तौर पर याद करती है। जब राज्य की सरकार पे 1,29,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा था, आज वो बढ़ के जो 2013 में था 2018 के अंदर 3,10,000 करोड़ के लगभग राजकोषीय घाटा है। प्रति व्यक्ति राजस्थान की जो 7.5 करोड़ जनता है उसमें प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए के करीब कर्जा है। जो 70 साल की बात कर रहे थे, जो 70 साल में कर्जा पूरे राजस्थान में नहीं हो पाया, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी चौधरी जी ने 5 साल हम चीजों को पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो किसान इन्हीं 70 सालों में कर्जे में डूबा है, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते। और मैक्सिमम समय किसने राज किया इसको भी हम नकार नहीं सकते। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा ये मोटे तौर पर तो आपने सत्ता में आने के पहले ही सोच लिया होगा। आपके पास प्लान बी भी तो रहा होगा कि हम इस तरह से करेंगे, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि हम चुनौतियां का सामना करने में सक्षम है। किस तरह से, किस आधार पर, इसका जवाब दीजिए ना। देखिए, एक तो आपने कहा कि 70 साल के अंदर सबसे लंबा शासन आपने किया और आपने इस किसान की दुर्दशा की। आप जिस जगह पे बैठ के इस पूरे देश के अंदर एक एंकर के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने 70 साल के पिछवाड़े पे जाएंगे तो हम एक समृद्ध किसान थे, आज हम लघु और सीमांत किसानों के अंदर पहुंच चुके हैं। जिस राज्य के अंदर देश आजाद हुआ था, भोजन के लिए नहीं थी व्यवस्था, देश का प्रधानमंत्री ये कहता था कि उपवास कीजिए, वो ग्रीन रिवोल्यूशन इस कांग्रेस की सरकार लेके आई। आज जब 2013 के अंदर 9300 करोड़ US डॉलर का हम निर्यात करते थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा, सरकार की नीति, मोहन भागवत जी कहते हैं सरकार की जो नीति होती है वो आम आदमी को परेशान करती है। उन्होंने जो आयात के ऊपर जो सब्सिडी जो टैक्स था उसके ऊपर 25% उसको घटा के 0 कर दिया। यहां पे जो उसका खाद्यान्न था किसान का, वो खेत में खराब होता रहा, उसको उसका मूल्य नहीं मिला। नहीं, सर, और वो सड़क पे लड़ता रहा। देखिए मैं फिर उसी पर्सपेक्टिव पे आ रहा हूं कि मैं चलिए मान लेता हूं कि आप चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं, हो सकता है आप में इच्छा शक्ति भी हो, लेकिन आप मुझे वो प्लान बी नहीं बता रहे हैं जो आपने सोच कर रखा होगा। वो प्लान बी था भी कि नहीं, कि आपने सिर्फ तात्कालिक चीज देखी कि हम किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर देते हैं, सत्ता में तो आ जाए उसके बाद जूझेंगे। लेकिन अब सूरज भान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सूरज भान जी, बैंक्स समय समय पर 2 मिनट आरसी साहब, मैं बस मुझे सूरज भान जी को भी डिबेट में लाने दीजिए, उसके बाद हम ये डिबेट ओपन कर लेंगे। सूरज भान जी, आरबीआई के गवर्नर बोल चुके हैं कि ये जो कर्ज माफी है उससे बैंकों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो राजस्थान में फिलहाल जो सारा घटनाक्रम चल रहा है, इसमें किस तरह का प्रभाव पड़ेगा सीधे तौर पर बैंकों पर? बैरागी जी, आरबीआई गवर्नर का कहना उस परिप्रेक्ष्य में सही है जब कर्ज माफी की राजनीतिक घोषणा तो हो जाती है, लेकिन घोषणा को अमली जामा पहनाने वाले सहकारी बैंकिंग वित्तीय संस्थान को धन और पूंजी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। तो जब धन का टोटा होगा, पूंजी का टोटा होगा, तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी वित्तीय संस्थान की आर्थिक सेहत पर उसका बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए किसान की कर्ज माफी से आर्थिक सेहत नहीं बिगड़ती है। किसान की कर्ज माफी की घोषणा के साथ साथ जितनी धन और पूंजी का बजटीय प्रावधान किया जाना चाहिए, जितना पैसा उस कर्ज माफी के पेटे सहकारी बैंकों को या अन्य सार्वजनिक बैंकों को दिया जाना चाहिए, वो पूंजी जब उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो धन की कमी में, धन के टोटे में उस बैंक का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा जाता है
ऋण वितरण की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, आय के अन्य स्रोत प्रतिबंधित हो जाते हैं, उच्च लागत के बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को ऋण माफी में लगाना पड़ता है, जिससे वित्तीय सेहत खराब होती है। साथ ही साथ दूसरी ओर जो अच्छे ऋणी ऋण का भुगतान करने में विश्वास रखते हैं, उनका भी यह दर्शन और विश्वास हो जाता है कि जब कर्ज माफी की घोषणा ही होनी है तो हम भी ऋणों का भुगतान क्यों करें। उससे वसूली प्रभावित होती है और ये सभी तथ्य आर्थिक सेहत को प्रभावित करते हैं। अच्छा, एक और चीज सूरज भांजी मैं जो आपसे जानना चाहता हूं, मैंने यूपी में एक इंटरेस्टिंग चीज को नोट किया था। जैसे ही कुछ ऐसे चेहरे होते हैं ना कि अगर उन्होंने वादा किया है तो वो निभाएंगे ही, उनके सत्ता में आने की आहट होती है और वो कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, तो क्राइटेरिया तो सरकार बाद में बनाती रहती है, लेकिन उससे पहले ही तकरीबन सभी किसान ऋण चुकाना बंद कर चुके होते हैं। क्या इस तरह की भी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिससे हालात और मुश्किल हो जाते हैं बैंकों के लिए? बिल्कुल बैरागी जी, आपने वाजिब फरमाया। जब राजनीतिक चुनावी सरगर्मी का माहौल बनता है, चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने का माहौल बनता है, तो राजनीतिक पार्टियां इस तरह के वैचारिक रूप से एक माहौल बनाने की कोशिश करती है कि हम सत्ता में आने पर कर्ज माफी की घोषणा करेंगे। तब इस तरह का माहौल बनता है तो स्वाभाविक रूप से वसूली प्रभावित होती है और पहले से ही किसान वसूली की तरफ से अपना हाथ खींच लेता है और वसूली का भुगतान बैंकों को नहीं करता है। उससे भी आर्थिक सेहत स्वाभाविक रूप से बिगड़ती है। ठीक है पंकज जी, आप 7 बोल रहे थे, लेकिन मैं करेक्ट कर दूं, दरअसल जब आपकी सरकार थी 8,000 करोड़ की ऋण माफी की आपने घोषणा की, 2,000 करोड़ की राशि का आपने प्रावधान किया। आपने कहा 6,000 करोड़ सरकारी गारंटी पर एनसीडीसी से कर्ज ले लिया जाए, जिस पर ब्याज 8.60% बैठ रहा था। आपने भी तो सोचा होगा पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, जैसा कि सूरज भान जी कह रहे हैं, कुछ तो सोचा होगा। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जब 8,000 करोड़ के किसानों की कर्ज माफी करनी थी, वहां महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि किसानों को एक बार की कर्ज से मुक्ति दिलानी आवश्यक है। प्रत्येक किसान के 50,000 तक का जो कर्जा माफ करना आवश्यक है, क्योंकि किसानों को आमदनी एक ठीक लेवल तक नहीं आ पा रही थी, इसलिए कर्ज माफी बड़ी आवश्यक चीज थी। और बात 8,000 करोड़ की नहीं है, मुद्दा यह है कि हमारी नीयत ठीक थी और हम एक्चुअल में देना चाहते थे, करना चाहते थे, इसलिए हमने 8,000 करोड़ का कर्जा एक खर्चा हमने अपने वहन करने की, मैं ये कह रहा हूं कि बैंकों तक पैसा पहुंचते रहे, इसके लिए आपने क्या किया था? स्वप्निल, समस्या ये आप क्या प्लानिंग इनकम्प्लीट थी? स्वप्निल, मैं एक बार मुझे पूरी बात करने दीजिए। समस्या ये है कि किसानों की आंखों में धूल झोंका जाता है और किसानों को सब्जबाग दिखाया जाता है कि हम आपके कर्जा माफ करेंगे, और ये कांग्रेस ने ये करके चुनाव में वोट मांगा और उस आधार पर देखिए अगर सवालों का सीधा जवाब न मिले ना, तब भी किया तो यही जाता है कि आंखों में धूल फेंकी जा रही है। पर स्थिति आरसी चौधरी जी, मैं जो आपसे जानना चाहता हूं, देखिए अरे पर यहाँ तो किया ही नहीं गया। अरे नहीं, ठीक है ना सर, झगड़ा आज राजस्थान की समस्या ये है, पैसा अगर बैंकों तक पहुंच रहा होता तो ऐसी स्थितियों का सामना ही नहीं करना पड़ता ना। आरसी चौधरी जी, आप जो कहना चाहते हैं वो तो कहिएगा ही, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप कर्ज माफी की बात कर रहे थे तब आपके दिमाग में कहीं तो कांग्रेस के दिमाग में रहा होगा ना, राहुल गांधी से लेकर सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत के, कि जब हम कर्ज माफी करेंगे तो फिर हमें करना क्या होगा। आप सक्षम है मान लिया, लेकिन करेंगे क्या, वो आपके पास प्लान क्या था? बैरागी जी, मैं आपके भी प्रश्न का जवाब दूंगा और जो मेरे साथी हैं पंकज जी, उनकी भी बात का जवाब देना चाहता हूं। पंकज जी, आज किसान की आत्महत्या का जिक्र कर रहे हैं। इस राजस्थान के अंदर आजादी के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 150 से ज्यादा जब किसानों ने आत्महत्या को गले लगाया और कांग्रेस ने जब उस बातों को उठाया तो भारतीय जनता पार्टी कहती रहती ये आपसी पारिवारिक कलह की वजह से। पर हम किसान आत्महत्या पर तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम किसान आत्महत्या पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप लोग जिस तरह का कदम उठा रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बैंकों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। हम तो इस पर बात कर रहे हैं ना। आरसी चौधरी जी, जो मेरा सवाल था उस पर जवाब दें। एक बार आप बताइए ना, आपने आज तक आपने ये नहीं बताया कि कौन से 150 किसानों की आत्महत्या की बात कर रहे हैं। नहीं, पंकज जी चुप रहिए ना, पंकज जी शांत रहिए ना। आरसी चौधरी साहब से मैंने भी तो सवाल पूछा है, मैं उनसे जवाब लूंगा ना। पंकज जी 2 मिनट रुकिए ना। आरसी चौधरी साहब, आप मेरे सवाल पर बोलें। अरे सर, आपने भी तो मेरे सवाल पर पंकज जी कुछ नहीं बोला था। अरे सर पंकज जी, ऐसे तो जवाब नहीं मिलेगा ना। पंकज जी 2 मिनट तो रुकिए आप। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, पंकज जी, आरसी जी 2 मिनट सुनिए मेरी बात। नहीं पंकज जी, आरसी जी 2 मिनट सुनिए मेरी बात। 2 मिनट रुकिए। हम यहां पर किसान आत्महत्या की बात करने नहीं बैठे, हम यहां पर यह बात करने बैठे हैं कि पिछली सरकार में जो हुआ और इस सरकार में जो हो रहा है, कहीं उससे बैंकों को तो आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। हमारा मसला यह है इस वक्त
जब 1:49 हो चुके हैं, मेरे पास कुछ और मिनट्स बचे हैं, मुझे कम से कम इस इशू पर रहने दीजिए। आरसी चौधरी साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उस पर जवाब दीजिए। बैरागी जी, मैं ये जो जिक्र है वो पंकज मीणा ने क्या मैंने व्यवधान नहीं डाला। मैं ये कह रहा हूं पंकज मीणा जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, जब उसके कृषि मंत्री ये कहते हैं हम कर्जा माफ नहीं करेंगे सर, और कांग्रेस के हो गया ना, भुगत लिया ना उनने, हम सबने देखा ना, आप तो मेरे साथ ही यहां पर बैठे थे सर, हम सबने देखा ना, भुगत लिया उनने, आप तो मेरे साथ ही यहां पर बैठे थे जब हम देख रहे थे आंकड़े किस तरह से आ रहे हैं, है ना। देखिए आरसी साहब, मैं मान लेता हूं आपकी बात, सरकार को पता नहीं चला था। ठीक है, आप भी जवाब मत दीजिए। हाँ सूरज भान जी, क्या कहना चाहते हैं आप? बढ़िया है, बढ़िया, आप टॉपिक से डिफ्लेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी रेयरली डिबेट में शायद ही कभी कोई निष्कर्ष निकल पाता है, और आप दोनों जब आपस में बात खत्म कर ले तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि सूरज भान जी भी उंगली उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप दोनों परमिशन दे देंगे तो एक मॉडरेटर होने के तौर पर मैं उनके पास भी चला जाऊंगा और उनसे भी पूछ लूंगा वो कहना क्या चाहते हैं। हाँ सूरज भान जी बोलिए। किसान कर्ज माफी के वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ यह भी सरकार को देखना चाहिए कि जो सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त करने वाली सबसे बड़ी शीर्ष संस्थान है नाबार्ड, नाबार्ड द्वारा भी पिछले कुछ वर्षों से फसली ऋण पुनर्वित्त की दी जाने वाली राशि में लगातार 3 साल से कटौती की जा रही है। तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि नाबार्ड द्वारा अधिक से अधिक समुचित फसली ऋण पुनर्वित्त सुविधा सहकारी बैंकों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसान को अधिक से अधिक ऋण सुविधा दी जा सके। साथ ही साथ अल्पकालीन फसली पुनर्वित्त, अच्छा, कोई रियायत भी नहीं है सूरज भान जी, समय पर नहीं दी जा रही है। नाबार्ड की ओर से सहकारी बैंकों को किसी तरह की कोई रियायत भी नहीं है। नाबार्ड के एजेंडे में ऋण माफी कहीं कोई प्रावधान नहीं है, न नाबार्ड ऋण माफी नीति का स्वागत या सहमति व्यक्त करता है। लेकिन जो धन की व्यवस्था का प्रश्न है, ऋण वितरण का प्रश्न है, किसान को अधिक से अधिक समुचित ऋण देने का प्रश्न है, उसमें यह भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि नाबार्ड समय पर पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराए और समुचित राशि उपलब्ध करवाए, और भारत सरकार अपने बजट के अंदर फसली ऋण के लिए बजट प्रावधान को बढ़ाए। ठीक है आरसी चौधरी साहब, हाँ कही, अगर अब आप जो मैंने सवाल आपसे पूछा था आप उस पर जवाब देंगे ना सर? लगातार फसली ऋण के लिए जो बजट होना चाहिए वो घट रहा है, और नाबार्ड को जो अपना रेशियो देना चाहिए वो किस हिसाब से समय पे नहीं दे पाता है। ये सरकार की मानसिकता को बता रहे हैं। ये एक सरकारी कोऑपरेटिव के सेक्रेटरी हैं, उसके यूनियन के लीडर हैं, और ये बता रहे हैं कि जो फसली ऋण मिलना चाहिए उसका ना तो बजट में बढ़ाने का कोई प्रावधान कर रहे हैं, और ना ही पुनर्भरण के जो समय पे नाबार्ड की जो राशि मिलनी चाहिए वो बता रहे हैं। ये सामने है, आपके सामने है जो चीजें बताई। लेकिन बीजेपी के साथ ये बताया, आपने तो 4.5 साल सरकार चलाई थी, 8,000 करोड़ कर्जा माफ करना था, बजट में आपने प्रावधान 2,000 का क्यों किया? मैंने पूछा था सर, मेरे को जवाब नहीं मिला। चौधरी साहब, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे क्या? कुप्रबंधन था चौधरी साहब, मैंने पूछा था, सबने देखा, मुझे उसका जवाब नहीं मिला। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप जवाब देंगे? चौधरी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास जब मौजूदा बजट, आप जब भी बजट पेश करेंगे उसमें सरकार के उधार लेने की सीमा कितनी होगी? बैरागी जी, अभी कितनी सीमा होगी ये तो समय का बताएगा, लेकिन जो लास्ट बजट था उसमें 28,000 करोड़ रुपए लास्ट सीमा थी। ठीक, उसमें से 26,000 करोड़ रुपए राज्य की भाजपा सरकार ने कर्ज उठा लिया था, 2,000 करोड़ रुपए का बाकी शेष रहा था। तो अब आपका जो सिरदर्द है उसका डिस्प्रिन कौन सा है सर? रीढ़ की हड्डी है किसान। मुझे ये बताइए ना, जो आपका सिरदर्द है उसका डिस्प्रिन क्या है? मुझे तो लगा था डिस्प्रिन आपके पास पहले से थी जब आप वादा कर रहे हैं। तो बजट में इसका तो प्रावधान करना पड़ेगा। अगर हम बैरागी जी, अगर हम सरकार के प्रथम बजट में किसान के लिए अगर प्रावधान कर रहे हैं, 4 साल तक हमें किसान का फसली ऋण भी देना है, 4 साल तक हमें बैंकों की सेहत भी अच्छी रखनी है, ये कोई चुनावी वर्ष तो है नहीं जिसके अंदर हम जा रहे हैं। कहां मना कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप सक्षम हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि ये तो बताइए करेंगे किस तरह से। पंकज जी, ठीक है चौधरी साहब रुकिए, मुझे पंकज जी से भी सवाल लेने दीजिए। पंकज जी, मुझे एक बात बताइए, माथापच्ची तो आपने भी खूब की थी एक ऋण माफी का खाका बनाने में। आपको जिस तरह के कदम उठाने पड़े वो भी तो ये बताता है ना सर कि प्रदेश में पैसे की आवक और बैंकों में पैसे पहुंचे, इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। नहीं तो आप इससे भी बड़ा ऐलान कर सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और इन्होंने अपने वचन पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया पिछली कैबिनेट की मीटिंग में।
और इनके वचन पत्र के अनुसार संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए किसानों की। संपूर्ण कर्ज माफी का मतलब यह है कि लगभग 1 लाख करोड़ का कर्जा किसानों के ऊपर है, वो माफ होना चाहिए। आप हम पे बार बार प्रश्न उठा रहे हैं, आप अपना रोड मैप नहीं दे रहे। आज सरकार आपकी है, आप रोड मैप बताइए ना, 1 लाख करोड़ का कर्जा कैसे माफ करेंगे? अब हमारे पे प्रश्न लगाए हुए बार बार उठाने की जगह पिछले सरकार में ये बीजेपी का साथी कैसे आप ठीक है आशीष चौधरी जी, हाँ, क्या आप जवाब दे लीजिए। आप यही तो करना चाह रहे हैं आप दोनों, आज पता नहीं क्या हो गया आप दोनों को, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अमूमन आप लोग सीधे जवाब देते हैं। आपने राज्य के अंदर सभी किसानों को माफ किया था क्या? जिनकी चर्चा आपने की उनका संपूर्ण कर्जा हमने माफ किया है। भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जो चर्चा करती है उनका संपूर्ण कर्जा हमने माफ किया। भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल शासन में रही और उसके बाद में अपने आप को वहां पे कमजोर महसूस करती है। उसे ये पता नहीं बजट का प्रावधान है नहीं। हमने तो इस प्रदेश की जनता में आए और जनता से वादा करके आए हैं, राज्य का जो किसान है वो मुख्यधारा में आएगा, तभी ये राज्य इस राज्य बन पाएगा। राजस्थान का किसान चलिए ठीक है, ठीक है। और कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं, और कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं। मेरे पास अंतिम 1 मिनट बचा है। सूरज भान आमिरा जी, सूरज भान आमिरा जी, अब तक की बहस में मुझे लगता है दोनों रुके, आशीष चौधरी साहब, पंकज जी आप दोनों रुक जाइए। हो गई राजनीतिक बयानबाजियां, माइलेज भी जिस तरीके से लेना था वो लिया जा चुका है। अब मैं स्क्रीन पर सिर्फ एक गंभीर बात से खत्म करना चाहता हूं। सूरज भान जी, अब तक की बहस आपने देख ली, जिससे आपको ये तो साफ हो गया कि किसान कर्ज माफी का वादा करते वक्त कोई एक्स्ट्रा प्लानिंग दिमाग में नहीं होती राजनीतिक दलों के। सिर्फ इतनी सी बात होती है कि ये वादा हमें करना है और वोट ले लेना है। सूरज भान जी, अंतिम 1 मिनट आपके पास। प्रश्न क्या? सूरज भान जी, मैंने ये कहा कि जब भी ऋण माफी का वादा होता है तो सिर्फ इतनी ही बात दिमाग में रहती है कि ऋण माफी करना है और वोट ले लेना है, ये नहीं रहता कि हम उसको टैकल कैसे करेंगे। इसीलिए ही आज इतना आपको लाइव डिबेट करवानी पड़ रही है, बहस करनी पड़ रही है और यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया है। अन्यथा अगर इन सब चीजों का पहले रोड मैप तैयार होकर सारे बजटीय और वित्तीय प्रावधान होते, पिछली सरकार ने भी 8,000 घोषणा की और 2,000 करोड़ का प्रावधान किया, 6,000 करोड़ के लिए बैंकों को ऋण लेना पड़ा। यह खुशखबरी है कि 2 दिन पहले वर्तमान सरकार ने पिछले एनसीडीसी से लिए गए ऋण के ब्याज के भुगतान के लिए 18 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों को दे दिए। उससे सहकारी बैंकों को राहत मिलेगी। इसलिए बजटीय प्रावधान और पूंजी और वित्त की व्यवस्था किया जाना बहुत जरूरी है और सरकार को अपनी शेयर कैपिटल के रूप में भी सहकारी बैंकों में जो पूंजी नहीं लगाई हुई है 25% शेयर कैपिटल भी अपनी सभी सहकारी बैंकों में पूरी करनी चाहिए, ताकि सहकारी बैंक सुदृढ़ रहे। इसमें तो कोई शक नहीं, सरकारों की सहकारी बैंक मजबूत रहेंगे तो किसान मजबूत रहेगा। खर्चा रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.25, 2.5 रुपया कुछ भी हो जाता है, लेकिन जब आप वादा करते हैं तो दरअसल एक बारिश के तौर पर देखा जाता है। ये भी सोचना चाहिए कि बारिश होगी तो कीचड़ होगा, कीचड़ को कैसे रोका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।